नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ अपनी स्टैटिक जीके सीरीज की एक और वीडियो डिस्कस करने के लिए। तो बिना टाइम को व्यर्थ करे शुरू करते हैं। आज का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है वो है सार्वजनिक उद्यम, मतलब पीएसयू की बात करेंगे हम। आज हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आसान भाषा में समझने के लिए इसे हम बोल सकते हैं कि सरकारी कंपनियों की बात आज हम करेंगे। जो भी कंपनी सरकार के अंडर में काम करती हैं आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम, उद्यम का मतलब होता है उद्योग से और उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली जो सरकारी कंपनियां हैं पीएसयू हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले तो आपने इसमें सुना होगा कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ऐसा क्या होता है। मतलब ये चीज़ें कोई भी कंपनी है तो उनको क्यों बोला जाता है कि वो महारत्न कंपनी है, वो नवरत्न कंपनी है ना। और ये होने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। महारत्न नवरत्न क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, और ये क्यों मतलब किसी भी कंपनी को दिया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम ये जो स्टेटस है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न का, ये स्टेटस देता कौन है। ये देता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये आपका एक विभाग है पब्लिक एंटरप्राइज का। ये किसके अंडर काम करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के अंदर जो है ये अंतर्गत काम करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक। तो दूसरी एक बात आपको बताऊं कि जो ये महारत्न का स्टेटस है ये स्टार्ट हुआ है 2010 से, ठीक है ना। 2010 से पहले केवल दो स्टेटस दिए जाते थे पीएसयू को। एक मिनी रत्न दिया जाता था, एक नवरत्न दिया जाता था, जो कि 1997 में शुरू हुआ था, है ना। मिनी रत्न और नवरत्न का जो स्टेटस है वो 1997 में शुरू हुआ था। उसके बाद 2010 में महारत्न का जो स्टेटस है उसको भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न का स्टेटस दिया क्यों जाता है। एक्चुअली में ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी कंपनी है ना। तो मान लो जैसे कि आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी है। अब ये हर चीज़ के लिए मोदी जी को फ़ोन थोड़ी मिलाएगी। भाई इस कंपनी को कोई भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज़ के लिए मतलब ये संबंधित जो मंत्रालय है मान लो, या तो उसको फ़ोन नहीं मिलाएगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी सिंह है ना, हरदीप सिंह पुरी, तो उनको फ़ोन थोड़ी मिलाएगी ये आईओसीएल, है ना। या इसमें जो भी अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, वो उनको फ़ोन थोड़ी मिलाएंगे हर बात के लिए। तो इनके थोड़े से हाथ जो है फ्री करने के लिए, इनको थोड़ा सा अपने आप पे छोटे मोटे जो है फैसले लेने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना, इनको कुछ पावर्स देने के लिए इनको ये स्टेटस दिया जाता है। लेकिन स्टेटस ऐसे ही नहीं है कि सभी कंपनियों को मिल जाए। स्टेटस के लिए भी एलिजिबल होना बेहद जरूरी है ना। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना। कुछ शर्तें लागू की गई हैं कि अगर आप इन शर्तों को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर आपको ये स्टेटस हम दे देंगे, ठीक है ना। तो उसमें तीन तरीके के स्टेटस जो है कंपनियों को मिलते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ठीक है। तो मिनी रत्न जो है वो दो तरीके का मिलता है। एक मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी होती है, एक मिनी रत्न की सेकंड कैटेगरी होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये टोटल देखे जाए तो चार स्टेटस हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो स्टेटस मिलते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की तरफ से इनको दिया जाता है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। महारत्न 2010 से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले मिनी रत्न और नवरत्न 1997 से स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। जैसे मान लो टाटा है ना, रिलायंस है, तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये अपने हैंड पे जो जहां चाहें, जैसे चाहें, देश विदेश कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको किसी भी तरीके की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितनी भी सरकारी जो है अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो इनको क्या है, हर चीज़ के लिए फ़ोन थोड़ी मिलाना है भाई। इनके पास उतनी ज़्यादा परमिशन नहीं होती है। तो उसी वजह से इनको एक स्टेटस दे दिया जाएगा कि हाँ अब तुम इस लायक हो, तुम अब इतने का जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसी आधार पर ये जो है स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं क्या होता है ये स्टेटस। और स्टेटस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन किस स्टेटस में कौन सी शर्तें हैं और उनके क्या फायदे हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो महारत्न जो कंपनियां हैं वो हैं फिलहाल की स्थिति में 11, नवरत्न है 13, मिनी रत्न है 74। अब मिनी रत्न में भी जो फर्स्ट वो है, मैंने वो बताया था आपको, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड, ये इसमें दो तरीके के स्टेटस हैं। तो जो फर्स्ट है वो तो 62 कंपनियां हैं और जो सेकंड है मिनी रत्न सेकंड वो 12 हैं, ठीक है। और नवरत्न कितनी है, टोटल 13, और महारत्न है आपकी 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी रत्न। मिनी रत्न क्या है, तो मिनी रत्न आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, मिनी रत्न सेकंड, ये सबसे छोटा स्टेटस होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी सरकारी कंपनी जो लगातार पिछले 3 वर्षों के लाभ में हो, है ना, प्रॉफिट में हो, और उसकी पूंजी जो है वो सकारात्मक हो, उसकी जो कैपिटल है वो सकारात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसको जो है मिनी रत्न सेकंड का दर्जा मिलता है। अब मिनी रत्न का दर्जा देखो कैसे मिलेगा। मान लो कोई भी सरकारी कंपनी है ना, वो काम कर रही है, तब सबसे पहली कंडीशन क्या रखी गई है कि वो लगातार पिछले 3 वर्षों में, उसके पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड उठाया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि वो लगातार प्रॉफिट में रही हो। ऐसा ना हो कि वो घाटे में हो और हम उसको कुछ और परमिशन भी दे दें कि अब भाई यहाँ पे जाकर इन्वेस्ट कर लो। हम ऐसी परमिशन तभी देंगे जब वो प्रॉफिट में चल रही होगी, ठीक है ना। हम मतलब सरकार, ठीक। तो एक तो वो 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी जो कैपिटल है वो भी सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कैपिटल सकारात्मक होने का क्या मतलब है, कैपिटल सकारात्मक होने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी की जो भी पूंजी है वो उसकी खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कंपनी ऑलरेडी कर्जे में चल रही है और हम उस पर जो है उसको बोल दें कि जाओ आप 1000 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से तो कंपनी और ज़्यादा कर्जे में चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंपनी जो है पूरी तरीके से जो पॉजिटिव
कैपिटल के साथ काम कर रही हो और 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे केवल इतना सा बताया गया कि 3 वर्षों से वो प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो उसको मिनी रत्न सेकंड का दर्जा दे दिया जाएगा। अब मिनी रत्न जो है सेकंड का दर्जा जो मिलता है, उसके फायदे क्या है? उसके फायदे क्या है कि इस तरीके की कंपनी अगर जिसके पास ये वाला स्टेटस है, तो ऐसी कंपनी बिना सरकार की आज्ञा के, है ना, बोला ना यहाँ पे हाथ खोलने की बात हो रही है थोड़ी सी। अब हर चीज़ के लिए मोदी जी को या उससे संबंधित विभाग के मंत्रालय के मंत्री जी को फोन थोड़ी किया जाएगा कि साहब हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो बस उनके थोड़े से हाथ खोलने के लिए इस तरीके के स्टेटस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या करेगी? बिना सरकार की आज्ञा के 300 करोड़ रुपए, जो मिनी रत्न सेकंड वाली है उसके लिए बात कर रहे हैं कि जो ऐसी कंपनी है बिना सरकार की आज्ञा के 300 करोड़ रुपए या उसकी जो कैपिटल है उसके 50% तक का इन्वेस्ट कर सकती है। मान लो उसकी कैपिटल 1000 करोड़ की भी है, तो वो 500 करोड़ तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी क्षेत्र के किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। और अपने देश में या विदेश में कहीं भी कर सकती है। वो जो है अगर चाह रही है कि भाई उसका जो कंपनी है उससे रिलेटेड कोई भी एक प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपनी इस चीज़ को मतलब देख रही है, तो उसमें कंपनी के लोग होंगे वो सारे मिलकर क्या करेंगे, बिना सरकार की आज्ञा के, है ना। अगर उसके पास मिनी रत्न सेकंड का स्टेटस है तो वो बिना सरकार की आज्ञा के 300 करोड़ रुपए या अपनी जो कैपिटल है उसका 50% तक जो है निवेश कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मिनी रत्न फर्स्ट की। मिनी रत्न में क्या है? मिनी रत्न के लिए कंडीशन ये है कि जो कोई भी सरकारी कंपनी, इसमें भी वही है कि 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनमें से किसी एक वर्ष में 30 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो। वहाँ पे मिनी रत्न सेकंड में क्या था? मिनी रत्न सेकंड में ये था कि 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में हो, डजेंट मैटर प्रॉफिट कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि किसी एक वर्ष में 30 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही मांगी जाएगी, किसी भी नेगेटिव कैपिटल वाली कंपनी को ये कोई भी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, है ना। जब वो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, ऑलरेडी जो कर्जे में चल रही है, तो फिर उसको इस तरीके का स्टेटस देकर उसको बिल्कुल डुबा देना नहीं होता है। तो उस कंपनी में तो बहुत ज़्यादा काम ध्यान से किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिनी रत्न फर्स्ट में क्या था कि लगातार 3 वर्षों से वो जो है प्रॉफिट में होनी चाहिए और कैपिटल उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनी रत्न फर्स्ट में क्या है? इसमें है कि लगातार 3 वर्षों से प्रॉफिट में तो हो और उसके अलावा जो है किसी एक वर्ष में 30 करोड़ से ज़्यादा का लाभ कमाया हो, ठीक है, और कैपिटल पॉजिटिव हो, तो उसको मिनी रत्न फर्स्ट का जो दर्जा मिलता है। अब मिनी रत्न फर्स्ट के जो दर्जा मिल जाता है उसके फायदे क्या है? उसके फायदे ये हैं कि ऐसी कंपनी बिना सरकार की आज्ञा के 500 करोड़ या अपनी कैपिटल का 100% तक निवेश कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, अपने देश या विदेश के अंदर, ठीक है। तो मिनी रत्न सेकंड के फायदे क्या थे कि उसमें वो 300 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती थी बिना सरकार की आज्ञा के, है ना। और अपनी जो कैपिटल है उसका 50%, 1000 में केवल 500 करोड़, ठीक है ना। 1000 की अगर उसकी कैपिटल है 1000 करोड़ की, तो केवल 500 करोड़ वो इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपनी कैपिटल का पूरा 100%, अगर वो 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो 1000 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। और 500 करोड़ रुपए अगर वो फायदे में चल रही है तो 500 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये है मिनी रत्न फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों स्टेटस समझ आ गए होंगे, ठीक है। बात करते हैं फिर आगे आपका ये नवरत्न। नवरत्न क्या है? नवरत्न के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि पहले तो मिनी रत्न फर्स्ट होनी चाहिए। भाई हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, हमारी पहली सीढ़ी थी मिनी रत्न सेकंड, फिर आगे मिनी रत्न फर्स्ट, है ना। अब जा रहे हैं हम नवरत्न की ओर। तो नवरत्न बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो मिनी रत्न फर्स्ट होनी चाहिए। भाई जब वो फर्स्ट ही नहीं होगी तो फिर उसको हम नवरत्न की सोच भी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो यही है कि उसके 3 वर्षों का लगातार जो है प्रॉफिट में होना चाहिए और उसमें से किसी एक वर्ष में उसका 30 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। मतलब उसके पास मिनी रत्न फर्स्ट का स्टेटस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है नवरत्न बनने के लिए। उसके बाद पिछले 5 वर्षों में उसे एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग जो है मिली हो। अब एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग जो है उसको इस मंत्रालय के थ्रू जो इनको ये स्टेटस देता है ना, इनके द्वारा उनको पिछले 5 वर्षों में ये रेटिंग्स जो है दी जाती हैं कंपनियों को, किसी को एक्सीलेंट, वेरी गुड, किसी को गुड, किसी को, है ना। इस तरीके की जो रेटिंग्स हैं ये मिलती हैं। तो उसको ये 5 वर्षों के अंतर्गत ये एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग वो जो होल्ड करती हो, है ना, कोई भी ऐसी कंपनी। उसके अलावा उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसमें वो 60 या उससे ज़्यादा स्कोर हो। मान लो एक 100 मार्क्स, मतलब सॉरी 100 हाँ मार्क्स समझ लो या कुछ भी समझ लो, 100 नंबर्स में से उसके कम 60 उसका स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मान लो इस कंपनी के 6 पेपर होने हैं, उसमें से 100 में से उसको 60 नंबर उसको लाने ही लाने, 60% मार्क्स उसके होने चाहिए, है ना, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो क्राइटेरिया कौन से हैं? एक तो उसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है ना। एक उसका मैन पावर कॉस्ट देखेंगे, जो उसकी लेबर वहाँ पे लग रही है उसकी क्या कॉस्ट जा रही है, क्या कॉस्ट नहीं जा रही है। दूसरा उसका देखेंगे पीबीडीआईटी। पीबीडीआईटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर डेफिसिट इंटरेस्ट टैक्स, है ना। और दूसरा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो ये आपका डेफिसिट देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, है ना, मैन पावर देखेंगे लेबर का, है ना, और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि कोई भी 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो संबंधित विभाग ने जो है बना रखे हैं, और उन क्राइटेरिया के अंदर ये कंडीशन है नवरत्न बनने के लिए 60 या उससे ज़्यादा स्कोर उनमें होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग होनी चाहिए और मिनी रत्न फर्स्ट का स्टेटस उसके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें ये क्राइटेरिया है अर्निंग पर शेयर उसका देख लेंगे, है ना, और उसका इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस देख लेंगे, वो भी बेसिकली किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, तो उस सेक्टर के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की, ठीक है ना। तो ये 6 क्राइटेरिया हैं, इनको देखेंगे और इसके आधार पर उनको जो है मार्किंग की जाएगी। तो 60 या उससे ज़्यादा उसका स्कोर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नवरत्न के फायदे। भाई जब नवरत्न बन गई ये सारे क्राइटेरिया फॉलो हो गए, ठीक है, तो नवरत्न के फायदे क्या हैं ये देखेंगे। अब नवरत्न के फायदे हैं कि ऐसी कंपनी बिना सरकार की आज्ञा के 1000 करोड़, अभी हमने बात करी 300 करोड़, फिर बात करी 500 करोड़, है ना, मिनी रत्न सेकंड में 300, उसके बाद हुई मिनी रत्न फर्स्ट में 500 करोड़, लेकिन ऐसी कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक, है ना, या फिर अपने किसी एक प्रोजेक्ट में अपनी पूंजी का 15% या सभी प्रोजेक्ट में 30% तक निवेश कर सकती है।
है ना, बिना सरकार की आज्ञा के। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब 300 करोड़ 500 करोड़ मतलब कंपनी को और ज़्यादा हाथ खुलते जा रहे हैं, उसको जितना बड़ा स्टेटस मिलता है कंपनी को उतनी ज़्यादा हाथ जो खुलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नवरत्न में क्या फायदा होगा, 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है या अपनी कैपिटल का किसी एक प्रोजेक्ट का 15%, और अगर 2-4 ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो उन पर 30% तक निवेश कर सकती है। ऐसी जो कंपनियां हैं वो 10-10 हज़ार करोड़ की कैपिटल लेके बैठती हैं। अब उसका लगा लो आप 15%, 1500 करोड़ हो गया, 30% 3000 करोड़ हो गया, है ना। तो वो इतना रुपए तक किसी भी प्रोजेक्ट में देश या विदेश के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना सरकार की अनुमति के, ठीक है। तो ये हो गया आपका नवरत्न। तो नवरत्न के ये कंडीशंस हो गई, नवरत्न के ये फायदे हो गए। उससे पहले मैंने मिनी रत्न और मिनी रत्न के दोनों टाइप फर्स्ट एंड टू वो आपको बता दिए। इसके बाद बात करेंगे कि अपने भारत में फिलहाल की स्थिति में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कौन सी हैं। तो 13 नवरत्न कंपनियां हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 11 महारत्न कंपनियां हैं और 74 आपकी जो है 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और उसमें से भी टाइप 1 और टाइप 2 में अलग अलग हैं, 64 और 62 और 12, ठीक है ना, 62 और 12। उसके बाद बात करेंगे 13 नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं जो भारत में हैं, जिनको भी नवरत्न का स्टेटस जो है मिला हुआ है। और सारी की सारी PSU ही होंगी, कोई भी इनमें प्राइवेट कंपनी का रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब सरकारी कंपनियां हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपकी नवरत्न कंपनी के स्टेटस के अंदर आती है। उसके बाद है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बाद है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपने सुना होगा NBCC लिमिटेड, है ना। एक आपका NMDC लिमिटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ज़्यादातर जो कंपनियां हैं इसमें ऑयल की कोई कंपनी नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, टेलीफोन की है, एरोनॉटिक्स की है ना, और इंजीनियर्स की है, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है, एल्यूमिनियम की है ना। और उसके बाद बात करेंगे, ये हो गई। अभी और है नवरत्न कंपनियाँ, ये आपकी NLC इंडिया लिमिटेड है, ये ऑयल की एक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको नवरत्न का स्टेटस है, ठीक है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, है ना, ये स्टील वाली कंपनी है, इसको भी ये मिला हुआ है नवरत्न का स्टेटस। उसके बाद आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपकी 13 नवरत्न कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का जो स्टेटस मिला हुआ है। 13 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे महारत्न की। अब महारत्न के लिए कंडीशन क्या है, महारत्न के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो नवरत्न होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके पास नवरत्न का स्टेटस होगा तभी वो महारत्न के लिए एलिजिबल हो पाएगी। उसके बाद जो भारतीय शेयर बाजार है उसके अंदर उस कंपनी को ना लिस्टेड होनी चाहिए, है ना। जो शेयर बाजार है उसके अंदर जैसे जो आपका NSE और BSE चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर उस कंपनी का जो है नाम जो है लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा उसके पिछले 3 वर्षों का जो औसत जो टर्नओवर है, औसत टर्नओवर जो है पिछले 3 वर्षों का वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, है ना। तो पिछले 3 वर्षों का उस कंपनी का टर्नओवर देखा जाएगा, औसत टर्नओवर कितना होगा, 25,000 करोड़ से ज़्यादा का, है ना। उसके अलावा उसकी जो वार्षिक पूंजी है मतलब कैपिटल है वो भी पिछले 3 वर्षों की औसत देखी जाएगी, वो होनी चाहिए 15,000 करोड़, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे उसके पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ, है ना, नेट प्रॉफिट भी जो है 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो उसके लिए ये 3 कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेंगी। नवरत्न होनी चाहिए, भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए, और उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ का औसतन होना चाहिए, है ना, और कैपिटल 15,000 करोड़ होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए। उसके अलावा उस कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्टेटस होना चाहिए, है ना, इंटरनेशनल ग्लोबल जो है उस कंपनी का स्टेटस होना चाहिए या उसका नाम होना चाहिए, उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब महारत्न होने के क्या फायदे हैं। महारत्न के फायदे हैं कि ऐसी कंपनी बिना सरकार की आज्ञा के 5,000 करोड़ या अपनी पूंजी का किसी एक प्रोजेक्ट में 15% या सभी प्रोजेक्ट में 30% तक निवेश कर सकती है। तो नवरत्न में और महारत्न में ये वाली चीज़ तो सेम ही है कि किसी एक प्रोजेक्ट पे 15% और सभी प्रोजेक्ट पे 30%, लेकिन इन दोनों की कैपिटल तो डिफरेंट आएगी ना। नवरत्न की मान लो 1,000 करोड़ है तो उसका 15% कितना निकलेगा, 150 करोड़, है ना। 30% कितना निकलेगा, 300 करोड़। लेकिन इसकी कैपिटल 1,000 करोड़ थोड़ी आएगी, इसका तो टर्नओवर ही ये होना चाहिए 25,000 करोड़, है ना। तो उस हिसाब से 15% और 30% की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा, जो नवरत्न में 1,000 करोड़ की लिमिट थी ये वाली, इसमें ये 5,000 करोड़ है। तो सबसे पहला मिनी रत्न सेकंड हमने डिस्कस किया, उसमें 300 करोड़ था। उसके बाद मिनी रत्न फर्स्ट में 500 करोड़ हो गया, फिर नवरत्न में हो गया 1,000 करोड़। उसके बाद अब महारत्न में कितना हो गया, 500 करोड़, सॉरी 5,000 करोड़। तो जो महारत्न के फायदे हैं वो ऐसी कंपनी बिना सरकार की आज्ञा के 5,000 करोड़ रुपए तक जो है निवेश कर सकती है, या अपनी पूंजी का किसी एक प्रोजेक्ट पर 15% और सभी प्रोजेक्ट पर 30% निवेश कर सकती है। उसके बाद बात करेंगे जो भारत के अंदर फिलहाल जो कंपनियां हैं महारत्न कंपनियां जिनको महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है वो 11 हैं। वो कौन सी हैं, वो हैं सबसे पहली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक तो ये है हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, BPCL। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड, ये आपने खूब अच्छे से सुने होंगे ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, HPCL। तो इसमें ज़्यादातर जो है तेल की कंपनियाँ हैं, पेट्रोल की, और उसमें ये आई थी नवरत्न में ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसमें IOCL, HPCL, BPCL सारी आ गई, है ना। उसके बाद एक है भारत में NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। उसके बाद है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये थी आपकी 11 महारत्न कंपनियां। उससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको 13 नवरत्न कंपनियां। तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, HPCL, IOCL, है ना, ये आपकी महारत्न है।
एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये थी आपकी महारत्न कंपनियां। महारत्न के लिए जो स्टेटस के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, उसके फायदे क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। उसके ये आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये थी आपकी 13 नवरत्न कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड। तो आपको ये कंपनियां जो देख लेनी है, 11 कौन सी हैं, 13 कौन सी है ना। उसके अलावा जो मिनी रत्न है 74 है, उनको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना वो 74 याद होने वाली है ना। तो बेसिकली बस ये 13 और 11 ये 24 याद रख लेनी है। इससे क्या होगा कि किसी भी जो है एग्जाम के अंदर वो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि मतलब ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं, या इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनियां नहीं हैं, इनमें से कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां नहीं हैं, ठीक है। और मिनी रत्न का पूछेगा तो इनमें से कौन सी मिनी रत्न कंपनी नहीं है। तो आपको जब ये 24 पता है तो आप देख लोगे कि ये सब नवरत्न और महारत्न की हैं, तो जो नहीं होगी वो मिनी रत्न की होगी, है ना। तो इस तरीके से आप जो है टेक कर पाओगे, अच्छे से बता पाओगे। तो ये नवरत्न महारत्न सब हो गया क्लियर। उसके बाद नवरत्न के फायदे मैंने आपको अच्छे से बता दिए है ना। इसका जो वो है स्टेटस के लिए क्या चीज़ें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो मैंने आपको समझा दी। उससे पहले मैंने आपको ये कौन स्टेटस देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, है ना। ये सब बता दिया। महारत्न कितनी है, 11 नवरत्न कितनी है, 13 मिनी रत्न कितनी है, 74, है ना। मिनी रत्न सेकंड और मिनी रत्न फर्स्ट दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों के जो स्टेटस है वो किस तरीके से मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है बात कर ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ थोड़ी शेयर कर दें, है ना। बाकी जिसके काम किए उन लोगों तक चीज़ों को पहुँचा दें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल learn_o_n यहाँ से इसकी जो है पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी किसी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वो भी है learn_o_n। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।